Bismillahirrahmanirrahim. Today's topic of discussion is gateway to MDMS. तो पार्ट 3 हम स्टार्ट करने वाले हैं। इससे पहले पार्ट 1 और पार्ट 2 अपलोड कर दिया था। स्टार्ट करते हैं। ओके, तो प्रीवियस वीडियो का जब एंड हुआ था तो मैंने माइग्रेन के बारे में कुछ बताया था। माइग्रेन में ओके या मिग्रेन, तो मिग्रेन या माइग्रेन जिसको आधे सर का दर्द कहते हैं, इसमें और आपको देखने को मिलता होता है। क्लियर? ठीक हो गया। तो यहाँ पे कुछ टाइप के हेडेक वगैरह दिए हुए हैं। जो क्लस्टर हेडेक है, टेंशन हेडेक है और माइग्रेन हेडेक है, ये तीनों क्या होते हैं? ये प्राइमरी हेडेक होती है। और जो साइनस का हेडेक होता है, ये सेकेंडरी हेडेक होता है। मतलब ये साइनस के कंजेशन की वजह से देखने को मिलता है। जबकि क्लस्टर वाला और इसके अलावा क्लस्टर, टेंशन और माइग्रेन ये आपको देखने को मिलते हैं। लाइक हम कह सकते हैं कि ये प्राइमरी हेडेक होते हैं। अब इसमें से रट्टा मार लेना, जो मोस्ट कॉमन हेडेक होता है वो टेंशन वाला होता है। ओके, और टेंशन वाला बाइलैटरल होता है। बाइलैटरल होता है। जो माइग्रेन वाला होता है वो यूनिलैटरल होता है। क्लस्टर वाला ओके अराउंड वन आई पेरी ऑर्बिटल पेन होता है। तो अगर आपसे सवाल पूछे बाइलैटरल टेंशन बैंड लाइक कॉन्स्ट्रिक्टिंग हेडेक है, तो आपने टेंशन हेडेक बता देना है। ठीक हो गया। अगर आपको कहे एक साइड पे आधे सर का दर्द था, यूनिलैटरल था, साथ में नोजिया, वॉमिटिंग, फोटोफोबिया, फोनोफोबिया, ओरा, थ्रोबिंग हेडेक है, फीमेल्स में ज़्यादा कॉमन है। ओके, तो इस तरह की चीज़ें मिले तो आपने माइग्रेन लगा देना होता है। और अगर आपको पैरी और वाइटल पेन देखने को मिले और साथ में पैरासिम्पैथेटिक स्टिमुलेशन है, फॉर एग्जांपल लैक्रिमेशन है, नेजल कंजेशन है, ये आपको देखने को मिले तो ये क्लस्टर हेडेक होता है। और अगर जो हेडेक होता है वो ब्रो बोन्स, चीक बोन जिनको बोलते हैं, जाइगोमेटिक बोन, उसके पीछे पड़ा हो जहाँ पे साइनसेस होती है, फ्रंटल, मैक्सिलरी, एथमॉइड, सफिनॉइड, उन एरियाज में लोकलाइज्ड हो, साथ में साइनोसाइटिस की भी हिस्ट्री हो, तो उसको बोलते हैं हम साइनस हेडेक होता है। अब इनका ट्रीटमेंट पढ़ लेते हैं। जो साइनस हेडेक होता है ना, इसका जो ट्रीटमेंट, आपने साइनस की कंजेशन को ठीक करना होता है, साइनसाइटिस को ठीक करना है। कैसे दोगे, कैसे ठीक करोगे? भाप लोगे, स्टीम इनहेलेशन है, एंटीबायोटिक लोगे, एनाल्जेसिक्स लोगे, एंटीपायरेटिक्स ले लोगे। ओके, पेन किलर इस्तेमाल करोगे हेडेक के लिए। जो क्लस्टर हेडेक होता है, इसके लिए जो ड्रग और चॉइस होती है वो हाई फ्लो ऑक्सीजन होती है। इसके अलावा सुमाट्रिप्टान इस्तेमाल कर सकते हैं। जो टेंशन हेडेक होता है, ये चूंकि एंजाइटी की वजह से होता है, टेंशन की वजह से होता है, तो आपने रिलैक्सेशन टेक्निक वगैरह लाइक ब्रीदिंग एक्सरसाइज है, मसल रिलैक्सेशन एक्सरसाइज है, योगा, नमाज वगैरह। जबकि माइग्रेन वाला होता है, इसके लिए जो ड्रग को चॉइस है, अगर माइल्ड टू मॉडरेट है तो एनसेड, अगर सीवियर है तो सुमाट्रिप्टान, इसके अलावा वेलप्रोइक एसिड वगैरह। और इसके जो ट्रिगर्स होते हैं आपने इसको अवॉइड करना होता है। क्लियर? इसके बाद आ जाती है कोलेजन। टाइप ऑफ कोलेजन इन द बेसमेंट मेम्ब्रेन। बेसमेंट मेम्ब्रेन में रट्टा मार लेना, हमेशा टाइप 4 कोलेजन होता है। और ठीक हो गया। ओके, मोस्ट कॉमन कोलेजन कौन सा होता है? वो टाइप 1 कोलेजन होता है, जो कि आपको स्केलेटन में देखने को मिलता है। स्केलेटन में क्या क्या चीज़ें शामिल होती है? बोन्स, लिगामेंट, टेंडन, इसके अलावा स्किन का डर्मिस, डेंटिन, ये आ जाता है। तो टाइप 2 ये सिर्फ कार्टिलेज में आपको देखने को मिलता होता है। ठीक हो गया। ओके, जबकि कार्टिलेज के अलावा बाकी जो स्केलेटल सिस्टम में होते हैं वो आपको कौन सा होता है? टाइप 1 होता है। जो टाइप 3 होता है, याद कर लेना, ये बोन रिमॉडलिंग के अंदर इंपॉर्टेंट होता है। ये डेंटल पल्प, लिम्फ नोड्स के अंदर, रेटिकुलर फाइबर्स के अंदर होता है। जो टाइप 4 होता है वो बेसमेंट मेम्ब्रेन के अंदर देखने को मिलता होता है। और इसका एक डिजीज होता है जिसको बोलते हैं एल्पोर्ट सिंड्रोम। इसके अलावा एक और डिजीज भी होता है बेसमेंट मेम्ब्रेन का, वो होता है क्या कहते हैं उसको, लाइक जिसमें पल्मोनरी हेमरेज भी होता है, हिमाचुलिया वगैरह भी होता है, कोट पाचर सिंड्रोम। ओके, इसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग फीमेल इज एट हाईएस्ट रिस्क ऑफ एंडोमेट्रियल कैंसर। तो एंडोमेट्रियल कैंसर के आपको रिस्क फैक्टर सारे आने चाहिए। ओके, तो इसका निमोनिक होता है फैमिली हैज, ओके, ओल्ड आंट, फैमिली हैज ओल्ड आंट। एफ से फैमिली हिस्ट्री अगर पॉजिटिव है तो एंडोमेट्रियल कैंसर हो सकता है। एच से हाइपरटेंशन है, इसकी वजह से हो सकता है। ओल्ड, ओ से क्या होगा? ओबेसिटी। ओके, ओल्ड, एल से क्या होगा? ओके, एल से क्या हो जाएगा? लाइक हम कह सकते हैं कि एल से पता नहीं क्या बनता है, डी से डायबिटीज बन जाएगा, ए से एटिपिकल हाइपरप्लेजिया, यू से अनअपोज ईस्ट्रोजन आ जाएगा, एन से नलीपैरिटी आ जाएगा। ओके, और टी से टोमैक्सोफिन है, जो एल से लेट मेनोपॉज है। दोबारा बता दूं, फैमिली हिस्ट्री, हाइपरटेंशन, ओबेसिटी, लेट मेनोपॉज, अर्ली मेनार्की, डायबिटीज, एटिपिकल हाइपरप्लेजिया, अनअपोज ईस्ट्रोजन, फॉर एग्जांपल एचआरटी में ले रहे हो, नलीपैरिटी और टोमैक्सोफिन, तो ये सारे रिस्क फैक्टर होते हैं। इसका बेस्ट आंसर क्या होगा? ओके, 65 ईयर ओल्ड विद हॉट फ्लैशेस, यानी पोस्ट मेनोपॉजल फीमेल में जो पोस्ट मेनोपॉजल ब्लीडिंग होती है वो कैंसर की वजह से देखने को मिलती है। अच्छा, ये सारे रिस्क फैक्टर मैंने आपको अपना निमोनिक बता दिया। ठीक हो गया। ओके, क्लियर?
इसके बाद हम इसको सारा रेस कर देते हैं। इजेक्शन फ्रैक्शन विल बी इंक्रीज्ड विद, ओके। तो जो इजेक्शन फ्रैक्शन होता है वो किस चीज़ से बढ़ता होता है? तो इजेक्शन फ्रैक्शन होता है वो स्ट्रोक वॉल्यूम के बढ़ाने से क्या हो जाता है, बढ़ जाता होता है। अब इजेक्शन फ्रैक्शन का फार्मूला क्या होता है? ये इजेक्शन फ्रैक्शन का फार्मूला लिखा हुआ है, ओके। स्ट्रोक वॉल्यूम और एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम, यानी डायस्टोलिक के बाद जब हार्ट की फुल रिलैक्सेशन हो जाती है, रिलैक्सेशन हो जाती है, फीलिंग हो जाती है, और फीलिंग के बाद जो वॉल्यूम रहता है तो उसको बोलते हैं एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम। इसी को इजेक्ट करना होता है। इस एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम का कितना बाहर निकाला गया है, इसको बोलते हैं हम इजेक्शन फ्रैक्शन, यानी स्ट्रोक वॉल्यूम ओवर एंड डायस्टोलिक। तो अगर आपने स्ट्रोक वॉल्यूम बढ़ाया तो इजेक्शन फ्रैक्शन बढ़ेगा, एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम को कम किया तो 1 सेकेंड इजेक्शन फ्रैक्शन भी बढ़ जाएगा। इसके बाद ब्लड ब्रेन बैरियर, बी होता है। ये होता है किससे बनता होता है? जो टाइट जंक्शन है जिनको बोलते हैं जोन्यूला ओक्लूडेंस, जो टाइट जंक्शंस होते हैं बिटवीन द एंडोथेलियल सेल्स ऑफ द वेसल्स, ओके, इनके दरमियान जो टाइट जंक्शन होते हैं जोन्यूला ओक्लूडेंस, इनकी वजह से ब्लड ब्रेन बैरियर होता है। ये ब्लड को और एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड को सेपरेट कर देता है। इसके अलावा और क्या होता है ब्लड ब्रेन बैरियर के अंदर? ब्लड ब्रेन बैरियर के अंदर थिक बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है, एस्ट्रोसाइट्स के एंड फीट होते हैं, क्लियर। इसके बाद यहाँ पे देखते हैं ब्लड ब्रेन बैरियर से क्या पास करेगा, क्या पास नहीं करेगा। एक बात रट्टा मार लेना कि जो ब्लड ब्रेन बैरियर है ना, ओके, इसमें से वो चीज़ पास कर सकती है जो कि लिपिड सॉल्युबल होती है, ओके, यानी जो लिपोफिलिक होती है वो पास कर जाती है, जो पोलर होती है हाइड्रोफिलिक होती है वो पास नहीं कर पाती। लाइक कौन कौन सी चीज़ें पास करेगा? वाटर पास करेगा, गैसेस पास कर सकती है, लिपिड सॉल्युबल मॉलिक्यूल्स पास कर सकते हैं, पैसिव डिफिशिएंसी, सिलेक्टिव अमीनो एसिड ग्लूकोज हार्मोन पास कर सकते हैं, न्यूरोटॉक्सिन पास नहीं कर सकते, बैक्टीरिया, लार्ज मॉलिक्यूल, हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल्स ये पास नहीं कर सकते ब्लड ब्रेन बैरियर को, ओके, ठीक हो गया। इसके बाद हम आगे चलते हैं। ये सारा मैं फिंगर से लिख रहा हूँ मैं इसके ऊपर, ओके। अच्छा, यहाँ पे जंक्शन वगैरह लिखा हुआ है। जो जंक्शंस होते हैं वो कितने टाइप्स के होते हैं और इनके वो बताएगा थोड़े से, लाइक कुछ प्रॉपर्टीज वगैरह बताई हुई है। जो सबसे पहला जंक्शन है वो है टाइट जंक्शंस होता है। टाइट जंक्शंस क्लोज्ड स्पेसेस होती है बिटवीन द सेल्स, यानी ऐसे जंक्शंस जो टाइटली अडहियर करते हैं सेल्स को, इसको बोलते हैं जोन्यूला ओक्लूडेंस, ओके, ठीक हो गया। जो डेस्मोसोम्स होते हैं ये लोकल कनेक्शंस होते हैं जिनको बोलते हैं स्पोर्ट वेल्ड्स, ओके, क्या बोलते हैं? स्पोर्ट वेल्ड्स बोलते हैं। और ये आउटर स्किन सेल्स के दरमियान में होते हैं। रट्टा मार लेना, डेस्मोसोम के खिलाफ एक एंटीबॉडी बनती है, खासतौर पर जो डेस्मोसोम एपिडर्मिस के दरमियान में होते हैं, ओके। यानी डेस्मोसोम होते हैं ये सेल्स को आपस में जोड़ देते हैं, लेकिन इतने टाइट नहीं होते। अगर इसके खिलाफ एंटीबॉडी बनेगी तो ये सेल्स क्या हो जाएगी, एक दूसरे से सेपरेट हो जाएंगे, ओके। एंड दिस डिजीज इज कॉल्ड पेम्फिगस वल्गैरिस, ठीक हो गया, ओके, क्लियर। ये रट्टा मार लेना। जो गैप जंक्शंस होते हैं ये ट्यूबुलर चैनल्स होते हैं, और ये इनका मेन फंक्शन क्या है? सपोज एक ये सेल है, दूसरा ये सेल है, ये सेल है, ये सेल है, और इनके दरमियान में ये जो बना हुआ है ट्यूबुलर चैनल, इसको बोलते हैं गैप जंक्शन। अब इस गैप जंक्शन से ना चार्जेस मूव कर सकते हैं एक सेल से दूसरे सेल, जिसकी वजह से सिंसिशियल कॉन्ट्रैक्शन होती है, मतलब पूरा का पूरा कार्डिक सेल ही एक्साइट कर जाता होता है। इसके बाद है एडहेरेंस, एडहेसिव बेल्ट्स होती है। तो ये बैंड शेप होती है। फॉर एग्जांपल ये एक सेल है, ये दूसरा सेल है, तो ये यूं जाएंगे इस तरह से बैंड शेप, ओके। मेरी डायग्राम बहुत ज़्यादा फारिग है। तो ये बैंड शेप होते हैं जिनको बोलते हैं एडहेरेंस वगैरह बोलते हैं, जोनुला एडहेरेंस वगैरह हो गया, अटैचमेंट वगैरह प्रोवाइड करते हैं। मेन इनका जो कीवर्ड है, जो हर एक आपने कीवर्ड रट्टा मारना है। अगर साइटोस्केलेटन के अंदर आ जाए तो आपने एडहेरेंस लगा देना है, अगर कार्डिक मसल आ जाए तो गैप जंक्शन लगा देना है, अगर स्किन के एपिडर्मिस आ जाए डेस्मोसोम लगा देना है, अगर ब्लड ब्रेन बैरियर आ जाए तो टाइट जंक्शन लगा देना है, ओके। ये सारे MCQs पॉइंट है। इसके बाद एक यंग फीमेल लॉयर है, एंशियस है, ओके, यंग फीमेल लॉयर, ओके, लॉयर को तो ज़्यादा बोलना पड़ता है, वो भी फीमेल है, एंशियस है, ओके। ओपीडी में आई है विद वेट लॉस, ओके। जब भी वेट लॉस आ गया है और एंशियस है, और आगे देख लेते हैं डायरिया, अल्टरनेटिव डायरिया है, ओके, ठीक हो गया, ओके, वेट लॉस हुआ हुआ है, और एंजाइटी है, और अल्टरनेटिंग डायरिया और कॉन्स्टिपेशन हुई हुई है। तो आपने कहाँ पे जाना? आपने IBS में जाना होता है, इरिटेबल बावल सिंड्रोम में जाना होता है। अब मेजोरिटी ऑफ द स्टूडेंट कहे कि हाइपरथायराइडिज्म भी हो सकता है, क्योंकि उसमें भी एंजाइटी होती है, वेट लॉस भी होता है। लेकिन रट्टा मार लेना कि हाइपरथायराइडिज्म में ना सिर्फ डायरिया आपको देखने को मिलता है, कॉन्स्टिपेशन नहीं देखने को मिलती। लेकिन अगर अल्टरनेटिव डायरिया और कॉन्स्टिपेशन आ जाए, ओके, तो
फिर आपने जाना आईबीएस के अंदर। आईबीएस एक फंक्शनल बाउल डिसऑर्डर है। फंक्शनल का मतलब होता है किसी साइकोलॉजी से रिलेटेड होता है। तो इसमें एक तीन चीज़ें होती है। इसमें आपको एब्डोमिनल पेन या डिस्कम्फर्ट होता है, अल्टर्ड बोवल हैबिट्स होती है। एब्डोमिनल पेन ना, इसके बारे में खास बात यह है कि एब्डोमिनल पेन रिलीव हो जाता है बाय डेफिकेशन। ओके, और इसमें जो बोवल हैबिट्स होती है वो अल्टर्ड होती है। अल्टर्ड का मतलब है पहले कॉन्स्टिपेशन होगी, फिर डायरिया होगा, फिर डायरिया के बाद कॉन्स्टिपेशन हो जाएगी। क्लियर? ये आपको चीज़ें देखने को मिलती होती है। अब इसका डायग्नोस मोस्टली क्लिनिकल होता है, कोई स्पेसिफिक टेस्ट नहीं होता। इसके लिए आपने क्राइटेरिया पढ़ना है, रूम 4 क्राइटेरिया, जिसमें एब्डोमिनल पेन होता है, रिकरेंट एब्डोमिनल पेन होता है, तीन तीन या तीन तीन दफ़ा से ज़्यादा का, साथ में चेंज इन फ्रीक्वेंसी एंड चेंज इन अपीयरेंस इन द स्टूल, ये आपको देखने को मिलता है। पूरा क्राइटेरिया मैंने बोल दिया। ओके, अब इसकी डिफरेंट टाइप्स होती है इसकी। कुछ कुछ ऐसा आईबीएस होता है जिसमें आपको कॉन्स्टिपेशन देखने को मिलती है, लाइक उसमें आपको हार्ड लंपी स्टूल आपको देखने को मिलते हैं। कुछ में डायरिया प्रीडोमिनेंट है, इसमें आपको लूज वाटरी स्टूल, यानी अगर 25% से अगर स्टूल अगर हार्ड है और 25% से ज़्यादा किया है तो आपने जाना है कॉन्स्टिपेशन के अंदर। और अगर स्टूल लूज है और 25% से ज़्यादा किया है तो आपने डायरिया वगैरह में जाना होता है। और कुछ में मिक्स्ड वगैरह भी हो सकते हैं। क्लियर? ऑलमोस्ट ये हो जाएगा। इसके बाद यानी जो मिक्स्ड वाला है ना, मिक्स्ड वाले में दोनों ही 25% से कम है, हार्ड और लूज स्टूल है। इसके बाद कुछ एक ऐसा आईबीएस भी है, ओके, जिसमें दोनों 25% से ऊपर है, जिसको बोलते हैं हम अनसब टाइप, मतलब इसको किसी टाइप में नहीं डाला हुआ। क्लियर? इसके बाद एक यंग कॉलेज स्टूडेंट है प्रेजेंटेड विद ब्लडी डायरिया। ओके, जब भी ब्लडी डायरिया मैं सुनता हूँ, और क्रॉनिक ब्लडी डायरिया, और साथ में एब्डोमिनल पेन भी है लेफ्ट साइड का। ओके, तो मुझे ध्यान में अल्सरेटिव कोलाइटिस आता है, और देखो फीवर वगैरह भी हुआ हुआ है। ओके, नॉक्टर्नल क्या है यहाँ पर, नॉक्टर्नल डायरिया है। ओके, ठीक है। और बताया गया कि वो वेकेशन पे थे, अपने दोस्तों के साथ था, और स्मोकिंग की वजह से सिम्पटम रिड्यूस हो जाते हैं। ओके, तो एक क्रॉन्स का और अल्सरेटिव का चीज़ें बता देता हूँ। अगर आ जाए सिनेरियो के अंदर लाइक ब्लडी डायरिया, तो आपने जाना है किसमें, अल्सरेटिव कोलाइटिस में, यानी अल्सरेटिव कोलाइटिस में ब्लडी डायरिया होता है, एक बात। दूसरा, अल्सरेटिव कोलाइटिस में जो एब्डोमिनल पेन होता है ना, वो होता है लेफ्ट साइड, लेफ्ट लोअर एब्डोमिनल पेन, क्योंकि ये इन्वॉल्व करता है आपका कोलोन को इन्वॉल्व करता है। ओके, जबकि जो क्रॉन्स डिजीज़ होता है, इसमें जो पेन होता है, मैं यहीं पे एक्सप्लेन कर दूं। क्रॉन्स डिजीज़ में जो पेन होता है वो आपको राइट साइडेड आपको देखने को मिलता है, क्योंकि इलियोसिकल रीजन को इन्वॉल्व करता है। इसके अलावा जो क्रॉन्स डिजीज़ है उसमें आपको कौन सी लीजन देखने को मिलती होती है, स्किप लीजन देखने को मिलती है, और एक जीआईटी के किसी भी पार्ट को इन्वॉल्व कर सकता है। जबकि अल्सरेटिव वाला, इसमें कंटिन्यूस लीजन होती है, सुपरफिशियल लीजन होती है। ओके, और ये सिर्फ रेक्टम को, रेक्टोसिग्मॉइड को इन्वॉल्व करता है। ओके, तो जो क्रॉन्स डिजीज है टर्मिनल आलियम से निकलता है, अल्सरेटिव कोलाइटिस रेक्टोसिग्मॉइड जंक्शन से निकलता है। जो क्रॉन्स डिजीज है पूरी जीआईटी को इन्वॉल्व कर सकता है, माउथ से लेकर एनस तक, जबकि अल्सरेटिव कोलाइटिस सिर्फ रेक्टोसिग्मॉइड जंक्शन से, यानी रेक्टम और कोलोन को इन्वॉल्व करता है। जो क्रॉन्स डिजीज है इसमें जो लीजन होती है वो कंटिन्यूस नहीं होती, स्किप लीजन होती है, मतलब ये लीजन थी, ये ठीक एरिया, ये लीजन, ये ठीक एरिया। लेकिन अल्सरेटिव कोलाइटिस में पूरा कंटिन्यूस लीजन आपको देखने को मिलती होती है। क्लियर? इसके बाद ग्रॉस मॉर्फोलॉजी में देखें, क्रॉन्स डिजीज में एफ्थस अल्सर होते हैं, लीनियर फिशर, साइनसिस, फिस्टुला, एब्सेस, ये आपको देखने को मिलता है। कोबल स्टोन अपीयरेंस होती है, बोवल की थिकनिंग होती है, क्रीपिंग फैट होता है। जबकि अल्सरेटिव कोलाइटिस के अंदर क्या होता है, एक्सटेंसिव अल्सरेशन होती है, सूडोपोलिप काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अच्छा, क्रॉन्स में आपको नॉन केजिएटिंग ग्रैनुलोमा भी देखने को मिलता है यहाँ पर माइक्रोस्कोपी के अंदर। जबकि अल्सरेटिव कोलाइटिस में क्रेप्ट एब्सेस होती है। सिम्पटम ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ, उसमें क्रॉनिक ब्लडी डायरिया होता है, इसमें वाटरी डायरिया होता है, टिनिसमस इसमें देखने को मिलता है। जबकि इसमें आपको राइट साइडेड एब्डोमिनल पेन, फीवर, वेट लॉस, स्ट्रिक्चर, फिस्टुला, यूटीआई, निमोनिया, पीसीओएस, एब्सेस देखने को मिलती है। क्रॉन्स में जो इन्फ्लेमेशन होती है ट्रांसम्यूरल होती है, सॉलिड लेयर्स को इन्वॉल्व करती है। और जो अल्सरेटिव कोलाइटिस है इसमें सिर्फ म्यूकोजा, सब म्यूकोजा तक लिमिटेड होती है। क्लियर? अब कॉम्प्लिकेशन के अंदर आ जाते हैं। अल्सरेटिव कोलाइटिस की एक ही कॉम्प्लिकेशन बल्कि दो होती है, एक टॉक्सिक मेगाकोलोन होती है और दूसरी रट्टा मार लेना न्यूप्लेजिया होती है। जबकि क्रॉन्स डिजीज में जो कॉम्प्लिकेशन है, स्ट्रिक्चर, फिशर, फाइब्रोसिस, एप्सेस, पेरिनल एप्सेस, फिस्टुला, ये सब देखने को मिलता है, साइनसिस देखने को मिलती है। और रेडियोलॉजी करोगे इसमें मिलेगा स्ट्रेंग साइन ऑफ कैंटोर, और इसमें मिलेगा लेड पाइप साइन, क्या पूरा का पूरा कोलोन सूजा पड़ा होगा। और टॉक्सिक मेगा कोलोन कब लेबल करते हैं, जब कोलोन का डायमीटर लाइक 3 या 4 सेंटीमीटर से ज़्यादा हो जाए। क्लियर? ऑलमोस्ट ये हो जाएगा। इसके बाद एक्स्ट्रा इंटेस्टिनल मैनिफेस्टेशन है, यहाँ पे लिखा है कि क्रॉन्स कितनी कोई खास नहीं है, हालांकि होते तो है, लेकिन जो अल्सरेटिव होती है इसमें आपको प्राइमरी
लाइक आपको स्पोंडाइलो आर्थ्रोपैथी देखने को मिलती है, लाइक स्पोंडाइलो आर्थराइटिस देखने को मिलता है, प्राइमरी स्क्लेरोसिस कोलेंजाइटिस देखने को मिलता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट एसोसिएशन है। और इसमें पीएनका होती है अल्सरेटिव कोलाइटिस में, और इसमें अस्का होती है ASCA एंटी सैक्रोमाइसिस सैरिवेसी एंटीबॉडी, जबकि इसमें पीएनका होता है पेरी न्यूक्लियर एंटी साइटोप्लाज्मिक न्यूक्लियर एंटीबॉडी है। बाकी रिथिमोनोडोजम पायोडर्मा गैंग्रीनोजम इसमें होता है। स्मोकिंग इंपॉर्टेंट है, स्मोकिंग प्रोटेक्टिव होती है अल्सरेटिव कोलाइटिस में और बढ़ा देती है क्रॉन्स डिजीज को। कैंसर के चांसेस अल्सरेटिव कोलाइटिस में ज़्यादा होते हैं। गॉल स्टोन के चांसेस क्रॉन्स में ज़्यादा देखने को मिलते हैं। और वो कौन से स्टोन होते हैं? ऑक्सलेट के स्टोन्स होते हैं। ओके, ठीक हो गया, क्लियर, ऑलमोस्ट ही हो जाएगा। ओके, इसके बाद है, अब यहाँ पर ऑक्सलेट के स्टोन क्यों ज़्यादा होती है? कहते हैं कि जो है ना असल में ना यहाँ पे होता क्या है, यहाँ पे होता ही है कि यहाँ पे फैटी एसिड की ना एब्जॉर्प्शन कम हो जाती है क्रॉन्स डिजीज़ में। और वो फैटी एसिड क्या करते हैं? वो फैटी एसिड ना कैल्शियम के साथ क्या कर जाते हैं? कॉम्प्लेक्स बना लेते हैं कैल्शियम के साथ। ओके, और कैल्शियम को फीसिस में एक्सक्रीट करवा देते हैं, जिसकी वजह से कैल्शियम ऑक्सलेट के साथ कॉम्प्लेक्स नहीं बना पाता। जब कैल्शियम ऑक्सलेट नहीं बनेगा तो ऑक्सलेट फ्री होगा और ऑक्सलेट की रीअब्जॉर्प्शन हो जाती है और फाइनली आपको ऑक्सलेट स्टोन्स आपको देखने को मिलते हैं। ओके, गाल स्टोन और रीनल स्टोन ये दोनों आपको देखने को मिलते होते हैं। क्लियर, ऑलमोस्ट अच्छे से मैंने पूरा एक्सप्लेन कर दिया है। इसमें सिर्फ जरूर एमसीक्यू आते होते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज क्रोनोट्रोप? तो तीन चीज़ें रट्टा मारनी है। आइनोट्रोप, आइनोट्रोप का मतलब होता है ये क्या बढ़ाते हैं? ओके, फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन। IF से रट्टा मारना है, IF। आई से आइनोट्रोप, एफ से फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन को बढ़ाना। तो अगर कोई एजेंट फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन को बढ़ाता है तो उसको बोलते हैं पॉजिटिव आइनोट्रोपिक है। क्रोनोट्रोपिक, सी से क्रोनोट्रोपिक, एच से रेट, हार्ट रेट। तो ऐसे एजेंट जो हार्ट रेट को बढ़ाते हैं, कम करते हैं, वो क्रोनोट्रोपिक होते हैं। तीसरा ड्रोमोट्रोपिक है, वो वेलोसिटी ऑफ कंडक्शन को बढ़ाते हैं और वेलोसिटी ऑफ कंडक्शन किस पे डिपेंड करती है? AV नॉट पे डिपेंड करती है। ठीक हो गया ऑलमोस्ट। हार्ट रेट किस पर डिपेंड करता है? SA नॉट पर डिपेंड करता है। फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन किस पर डिपेंड करती है? वेंट्रिकल्स के ऊपर करती है। तो जो क्रोनोट्रोप है, यानी आपने कोई ऐसा एजेंट है जिसने SA नोड की एक्टिविटी को बढ़ाना है और SA नोड की एक्टिविटी सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन से बढ़ती है, तो उसका बेस्ट आंसर क्या होगा? एपिनेफ्रिन, क्योंकि हार्ट पर बीटा 1 रिसेप्टर आपको देखने को मिलते होते हैं। ठीक हो गया, अब क्लियर। अब यहाँ पे आइनोट्रोपिक और पॉजिटिव आइनोट्रोपिक, नेगेटिव आइनोट्रोपिक ऑलरेडी मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ। क्लियर, पॉजिटिव आइनोट्रोपिक में कौन सी होगी? वो ड्रग जो कि वेंट्रिकल की कॉन्ट्रैक्शन को बढ़ा देती है। वन सेकेंड, बीटा 1 रिसेप्टर है, डोब्यूटामीन, डोपामीन, एपिनेफ्रिन, नोरेपिनेफ्रिन है। और नेगेटिव में कौन सा आ जाएगा? बीटा ब्लॉकर्स लाइक लेबिटोलोल, प्रोपेनोलोल है। क्लियर, इसके बाद है लाइक क्रोनोट्रोपिक। पॉजिटिव क्रोनोट्रोपिक में वन सेकेंड एपिनेफ्रिन आ जाएगा और नेगेटिव के अंदर आपका आ जाएगा डाइजॉक्सिन वगैरह आ जाएगा। क्लियर, ठीक हो गया ऑलमोस्ट, ये आपने रट्टा मार लेना है। ओके, इसके बाद है या बाकी यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो आइनोट्रोप होता है ना, उसके पास क्रोनोट्रोप पावर भी होती है, इसको छोड़ो। एपिनेफ्रिन एंड या एपिनेफ्रिन के पास सारे एक्शन है सिवाय एक चीज़ के। अब देखो एपिनेफ्रिन किन किन रिसेप्टर को स्टिमुलेट करती है? सारे रिसेप्टर को स्टिमुलेट करती है, अल्फा 1, अल्फा 2, बीटा 1, बीटा 2। ओके, तो पॉजिटिव क्रोनोट्रोपिक भी होगा, पॉजिटिव आइनोट्रोपिक भी होगा। वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन अल्फा 1 से हो सकती है, वेजो डायलेशन बीटा 2 के जरिए हो तो सकती है, लेकिन इसने क्या है कि वेजो डायलेशन नहीं होती। हालांकि एपिनेफ्रिन तो वेजो डायलेशन वगैरह करा देती होती है, करवाते तो है, लेकिन यहाँ पे वेजो कंस्ट्रक्शन भी बन सकता है। ओके, तो आई थिंक वेजो डायलेशन ज़्यादा प्रीडोमिनेंट फंक्शन नहीं है एज कम्पेयर टू वेजो कंस्ट्रक्शन। ओके, बाकी यहाँ पे लिखा है कि जो नोरेपिनेफ्रिन है वो भी पेरिफेरल वेजो कंस्ट्रक्शन कराती है। जो डोब्यूटामीन होती है वो पेरिफेरल वेजो डायलेशन वगैरह करा देती होती है। यंग फीमेल विद मिनूरिजिया, मिनूरिजिया का मतलब है हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग। ओके, एंड इजी ब्रूजिबिलिटी, ब्रूजेस आ रहे हैं, ब्रूजेस का मतलब है कोई प्लेटलेट का डिसऑर्डर है। PTA टाइम नॉर्मल है, लेकिन उसको आइसोलेटेड थ्रोम्बोसाइटोपिनिया है। ओके, आइसोलेटेड थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, तो ये क्या है? ITP होता है, इडियोपैथिक थ्रोम्बोसाइटोपेनिक परपरा। क्लियर, सही हो गया। अब ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 3 डिजीज आपने रट्टा मारने, ITP, TTP और DIC वगैरह। ठीक हो गया, ओके क्लियर। एक बात रट्टा मार लेना, आपको मैं बेसिक कॉन्सेप्ट दे दूँ, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। वो कॉन्सेप्ट ये है कि जब भी ना, अच्छा जो हमारा जो होता है ना हीमोस्टेसिस है, हीमोस्टेसिस, हीमोस्टेसिस का मतलब है ब्लड रुक जाना। हीमोस्टेसिस आपके 2 मैकेनिज्म पे डिपेंड करती है, प्लेटलेट वाला और आपका आ जाएगा क्लॉटिंग फैक्टर वाला। जो प्लेटलेट के डिसऑर्डर होते हैं उनको बोलती है डिसऑर्डर ऑफ प्राइमरी हीमोस्टेसिस, और जो कोआगुलेशन फैक्टर वाले होते हैं उनको बोलते हैं सेकेंडरी हीमोस्टेसिस। जो प्लेटलेट के डिसऑर्डर होते हैं 2 तरह के होते हैं, ओके, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव। क्वालिटेटिव का मतलब है कि प्लेटलेट्स के क्वांटिटी ठीक है लेकिन इनका फंक्शन खराब हो गया है। इसमें एक डिजीज़ आएगा लाइक
बर्नार्ड सोलियर। बर्नार्ड सोलियर ये वो डिजीज़ है जिसमें ग्लाइकोप्रोटीन 1b इसके डिफेक्ट होता है, जिसकी वजह से प्लेटलेट की एडहीजन नहीं हो पाती। जबकि दूसरा है बर्नार्ड सोलियर के बाद ग्लेंसमैन थ्रोम्बोस्थीनिया। ग्लेंसमैन थ्रोम्बोस्थीनिया के अंदर क्या होता है, इसमें GP2B3A इसका डिफेक्ट होता है, जिसकी वजह से प्लेटलेट की एग्रीगेशन नहीं हो पाती। जबकि क्वांटिटेटिव के अंदर कौन सी डिजीज आ जाती है, क्वांटिटेटिव के अंदर रट्टा मारना कि क्वांटिटेटिव में आपका ITP आ जाएगा, क्लियर। इसके अलावा TTP वगैरह भी आ सकता है, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, क्लियर। इसके अलावा TIC वगैरह भी आ सकता होता है, ओके। और जब भी कोई प्लेटलेट का डिजीज़ है तो उसमें प्लेटलेट काउंट क्वांटिटेटिव में कम हो जाते हैं, ब्लीडिंग टाइम क्या हो जाता है, बढ़ जाता होता है, क्लियर। ये अपने रट्टा मार लेना है, ठीक हो गया। और अगर वॉन विलिब्रियन का मसला है तो वॉन विलिब्रियन फैक्टर भी कम हो जाएगा, ओके। तो यहाँ पे ITP, TTP और DIC वगैरह के डिफरेंस पढ़ लेते हैं। जो ITP होता है ना, इसमें एंटी प्लेटलेट एंटीबॉडीज होती है। TTP में एंडोथीलियल डिफेक्ट होता है, DIC में थ्रोम्बिन एक्सेस होता है। ITP में जो पेशेंट की लुक होती है, अगर पेशेंट टॉक्सिक लुक नहीं है, मतलब बुखार शुखार नहीं है, इन्फेक्शन वगैरह नहीं है, सिर्फ प्लेटलेट कम है, तो ITP होता है। TTP में इन्फेक्शन वगैरह फीवर हुआ पड़ा होता है, बीमार नजर आ रहा होता है। ITP में जो RBCs होते हैं नॉर्मल होते हैं, जबकि इन दोनों के अंदर TTP यानी थ्रोम्बोटिक थ्रोम्बोसाइटोपेनिक परपरा हिमोलिटिक यूरेमिक सिंड्रोम, DIC, इसमें फ्रेगमेंटेड प्लेटलेट्स होते हैं, सॉरी फ्रेगमेंटेड RBCs होते हैं, जिसको बोलते हैं शिस्टियोसाइट ड्यू टू माइक्रो एंजियोपैथिक हिमोलिटिक एनीमिया। इसको बोलते हैं माहा, माइक्रो एंजियोपैथिक हिमोलिटिक एनीमिया, क्लियर। प्लेटलेट के बारे में बात करूं, जो सॉरी प्रोथ्रोम्बिन टाइम, जो प्रोथ्रोम्बिन टाइम होता है ना, ये एक्सट्रिंसिक पाथवे के लिए होता है, और APTT टाइम इंट्रिंसिक पाथवे के लिए होता है। ये ITP में नॉर्मल होता है, लेकिन TTP के अंदर क्या होता है, ओके। TTP के अंदर लाइक हम कह सकते हैं कि TTP के अंदर क्या होता है, प्रोथ्रोम्बिन टाइम और PT टाइम क्या होता है, रेस्ट होता है, ओके। क्यों, क्योंकि क्लॉटिंग फैक्टर का मसला होता है। फिब्रिनोजन सिर्फ कम होता है किसमें, DIC में, क्योंकि सारा का सारा यूज हुआ पड़ा होता है। DIC में ना आपके क्लॉटिंग फैक्टर यूज भी हो जाते हैं, जिसकी वजह से थ्रोम्बोसिस हो जाएगी, और दूसरी तरफ यूज होने की वजह से डेफिशिएंसी होती है, तो ब्लीडिंग भी हो जाएगी। फिब्रिन मोनोमर्स के बारे में बात करूँ, ITP में नॉर्मल रहते हैं, जबकि TTP में स्लाइटली इंक्रीज और DIC में बढ़ जाते होते हैं। बस मैं आपको इन शॉर्ट समराइज कर दूं, ITP में सिर्फ मसला ही क्या होता है, ITP में सिर्फ आपने रट्टा मारना, सब चीज़ें नॉर्मल होती है, बस एंटी प्लेटलेट एंटीबॉडीज होती है, प्लेटलेट काउंट कम होता है, और ब्लीडिंग टाइम ज़्यादा हो जाता है। और इसका ट्रीटमेंट क्या है, स्टेरॉइड, IVIG, इंट्रावेनस इम्यूनोग्लोबुलिन सप्लीनेक्टमी है। थ्रोम्बोटिक थ्रोम्बोसाइटोपेनिक परपरा में क्या होता है, इसमें ना एक एक प्रोटीन की म्यूटेशन हो जाती है, जो जो क्या करती है, जो इस प्रोटीन का नाम होता है एडम TS, ठीक हो गया, ओके। ये वो प्रोटीन है जिसने वॉन विलिब्रियन फैक्टर के मल्टीमर्स को तोड़ना होता है। मतलब अगर वॉन विलिब्रियन फैक्टर के मल्टीमर्स नहीं टूटेंगे तो प्लेटलेट ज़्यादा चिपकेंगे, ज़्यादा चिपकेंगे, ज़्यादा चिपकेंगे, साथ में बुखार वगैरह, फीवर शीवर, आपको फीवर, माइक्रोएंजियोपैथी, हेमोलिटिक एनीमिया, ओके, रीनल शटडाउन, फीवर, CNS डिफेक्ट आपको देखने को मिलती है, फ्रेगमेंटेड RBC देखने को मिलेगा। और चूंकि क्लॉटिंग फैक्टर भी इस्तेमाल हुए पड़े हैं, तो PT APTT टाइम बढ़ जाएगा, फिब्रिनोजन नॉर्मल होगा, मतलब इसका कोई मसला नहीं है, क्लियर, ठीक हो गया। बाकी सब चीज़ें ऑलमोस्ट नॉर्मल होती है। ट्रीटमेंट में प्लाज्मा एक्सचेंज विनक्रिस्टिन देते हैं, जो कि माइटोसिस को निपेट कर देती है। जो DIC होता है, DIC आपको बताया कि DIC में ना, ओके, डिसएमिनेटेड इंट्रावास्कुलर कागुलेशन, इसमें आपके कुछ किसी जगह पर क्या होगा, किसी जगह पर सपोज ये वेसल है, इस जगह पे क्या हो जाएगा कि काफ़ी सारे प्लेटलेट फैक्टर सिस्टेमिकली यूज हो जाएगी, कंजप्शन हो जाएगी, और बाकी जगह पर इनकी डेफिशिएंसी हो जाएगी। तो कुछ जगह पे आपको थ्रोम्बस देखने को मिलेगा, कुछ जगह पे आपको ब्लीडिंग देखने को मिलती होती है, क्लियर। तो ये DIC आ जाता है। DIC में रट्टा मार लेना कि जो फिब्रिनोजन फिब्रिन डिग्रेडेशन प्रोडक्ट है, यानी फिब्रिन को तोड़ने वाली जो प्रोडक्ट होती है वो बढ़ जाती है, फिब्रिनोजन कम हो जाता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, सबसे इंपॉर्टेंट। और D डायमर भी बढ़ जाते होते हैं इसमें, ओके। ट्रीटमेंट क्या होता है, वन सेकेंड, प्लाज्मा एक्सचेंज, फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा, एंटी थ्रोबिन 3 वगैरह ऐड करते होते हैं, क्लियर। हो ये क्या हो गया, ऑलमोस्ट ये चीज़ हो जाएगी। इसके बाद है ड्राई कफ डिस्निया, ओके। जब भी कोई हाइपरटेंशन वाला पेशेंट है और वो कोई एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग ले रहा है और उसको ड्राई कफ हो रही है, ओके, ठीक हो गया। तो सबसे पहले आपने सोचना है ड्राई कफ का क्यों हो सकती है, ड्राई कफ हो सकती है एस इनहिबिटर की वजह से, ओके, ठीक हो गया। लेकिन यहाँ पे देखो साथ में डिस्निया वगैरह भी हुआ है, डिस्निया हुआ है, रोंकाई भी हुए हुए हैं, ओके, रोंकाई भी वगैरह भी हुए हुए हैं, क्लियर। अब जो रोंकाई वगैरह हुए हुए हैं, ड्राई कफ है, डिस्निया है, ये मोस्ट प्रोबेबली क्यों हो सकता है, ओके, ठीक हो गया। हाँ,
ये होता है बीटा ब्लॉकर की टॉक्सिसिटी है। अब यहाँ पे वही बता रहा है कि जब भी कोई ड्राई कफ आती है सिनेरियो में तो आपने फ़ौरन एस इनहिबिटर लगा देना होता है। ओके, लेकिन एस इनहिबिटर या ए आर बी, एस इनहिबिटर में आपका कैप्टोप्रिल रैमिप्रिल आ जाता है, ए आर बी में इसमें लोसार्टेन, कैंडिसार्टेन, वेलसार्टेन ये सारी आ जाती है। अब दोनों ना ड्राई कफ करवाती है, लेकिन दोनों के केस में ना चेस्ट एग्जामिनेशन नॉर्मल होती है। लेकिन अगर कफ बीटा ब्लॉकर की वजह से है, इसका मतलब है वो एस्थमा करवा गया, वो एस्थमा को प्रेसिपिटेट कर गई है। जब एस्थमा की हिस्ट्री होगी तो पेशेंट में क्या मिलेगा, रोंकाई मिलेगी। रट्टा मार लेना कि रोंकाई क्या इंडिकेट करते हैं, ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज। ओके, ठीक हो गया। तो जो एस्थमा एग्रेवेट हो गया है क्योंकि रोंकाई वगैरह हो रहा है, तो उसका मतलब है बीटा ब्लॉकर है। क्लियर, ठीक हो गया, ऑलमोस्ट ये हो जाएगा। अगर सिनेरियो में साथ में चोकिंग स्पेल्स मिले, चोकिंग सेंसेशन है, फेस और लिप की स्वेलिंग है, एंजियो एडीमा हुआ है, तो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर है। ठीक हो गया। तो दोबारा बता दूं, अगर ड्राई कफ है और डिस्निया वगैरह कुछ भी नहीं है, चेस्ट नॉर्मल है, तो एस इनहिबिटर या ईआरबीस की वजह से हो सकता है। ड्राई कफ है, डिस्निया है, रोंकाई है, तो बीटा ब्लॉकर ने अस्थमा करवा दिया है। डिस्निया के और ड्राई कफ है, डिस्निया है, चॉकिंग सेंसेशन है, फेस लिप्स की स्वेलिंग है, तो ये कैल्शियम चैनल ब्लॉकर में आपको देखने को मिलती होती है। इसके बाद अल्सरेटिव कोलाइटिस में क्या चीज़ होती है, एप्थिस अल्सर होते नहीं है, स्किप रीजन क्रॉन्स में है, ट्रांसमिनल ये भी क्रॉन्स में है, रेक्टोसिग्मॉइड लोकेशन एक इंपॉर्टेंट होती है। क्लियर, ठीक हो गया। तो एमसीक्यू वगैरह सब कुछ एक्सप्लेन कर चुका हूँ मैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंडिकेशन ऑफ हीमोडायलिसिस, तो रट्टा मार लेना, निमोनिक है, मारूफ। ओके, MARUF, मारूफ। एम से मेटाबॉलिक एसिडोसिस, ए से क्या होगा, एनयूरिया, आर से रेजिस्टेंट हाइपरकलीमिया, यू से यूरिमिक एन्सेफलोपैथी, यूरिमिक पेरिकार्डाइटिस, एफ से फ्लूइड ओवरलोड लाइक पल्मोनरी एडिमा हो गया। तो यहाँ पे यूरिमिक पेरिकार्डाइटिस, पेरिकार्डियल रब, ये इंडिकेशन होती है। बस यहाँ पे इसने निमोनिक कुछ और बताया हुआ है। AEIO US से ये भी देख लो। एसिडीमिया, अगर मेटाबॉलिक एसिडोसिस होती है तो उसको आपने सोडियम बाइकार्बोनेट से ठीक करना होता है, अगर नहीं ठीक हो रहा तो आपने डायलिसिस करनी है। ई से इलेक्ट्रोलाइट एब्नॉर्मेलिटी, फॉर एग्जांपल हाइपरकलीमिया हुआ है जो ठीक नहीं हो रहा। आई से इंटॉक्सिकेशन है, कोई डायलाइजेबल सब्सटेंस है, फॉर एग्जांपल एस्पिरिन है। ओके, कौन कौन से डायलाइजेबल सब्सटेंस लिखे हुए हैं, निमोनिक है, स्लाइम। एस से सैलिसाइलिक एसिड जिसको एस्पिरिन कहते हैं। एल से लिथियम। ओके, आई से आइसोप्रोपेनोलोल। एम से मैग्नीशियम कंटेनिंग लैक्सेटिव। ई से थाइलिन ग्लाइकोल। ओ से ओवरलोड ऑफ फ्लूइड लाइक पल्मोनरी एडिमा। और यू से यूरीमिया लाइक यूरिमिक पेरिकार्डाइटिस, यूरिमिक एन्सेफलोपैथी, यूरिमिक जीआईटी ब्लीड। ओके, हाँ, ये आ जाएगा। या ब्लड यूरिया नाइट्रोजन 80 से ऊपर का है, ठीक हो गया। और आपने ब्लड यूरिया नाइट्रोजन को 100 से कम रखना है, क्रिएटिनिन को आपने 10 से कम रखना होता है। और जीएफआर, ठीक हो गया। बाकी ऑलमोस्ट ये तो हो जाएगा। क्लियर। इसके बाद आगे चलती है। हाइपरक्लीमिया की मैनेजमेंट के अंदर सबसे पहले आपने क्या करना होता है, सबसे पहले आपने कैल्शियम ग्लूकोनेट या कैल्शियम कार्बोनेट वगैरह देना होता है। क्यों देना होता है, ताकि हम कार्डिक मेम्ब्रेन को हम स्टेबलाइज वगैरह कर सके। फिर उसके बाद आपने क्या करना होता है, जब आपने स्टेबलाइज कर दिया फिर उसके बाद आपने पोटेशियम को सेल के अंदर भेजना है। अब आपने पोटेशियम को, लाइक ये पोटेशियम है, इसको आपने सेल के अंदर भेजना है। तो इसको सेल के अंदर भेजने के लिए कौन कौन से एजेंट दे दोगे आप। ओके, तो क्या क्या इस्तेमाल करोगे आप, इंसुलिन इस्तेमाल करोगे आप, ग्लूकोज इस्तेमाल करोगे साथ में, और सोडा बाइकार्बोनेट दे दोगे। ओके, बीटा, कोई बीटा एगोनिस्ट वगैरह इस्तेमाल कर लोगे। या पोटेशियम को बॉडी से बाहर निकालना है, क्या इस्तेमाल करोगे आप पोटेशियम को बॉडी से बाहर निकालने के लिए, लाइक आप डायलिसिस वगैरह कर लोगे, रिजोनियम इस्तेमाल कर लोगे। ओके, डायलिसिस हो गया, या कोई रेजिन्स रेजिन्स दे दोगे। ओके, ठीक हो गया। ऑलमोस्ट ये आपने रट्टा मार लेना है। एक बात रट्टा मार लेना, यहाँ पे लिखा है कि जो हाइपोक्लीमिया है उसकी वजह से टैकी एरिथमियास होती है, और हाइपरक्लीमिया की वजह से ब्रेडी एरिथमियास होती है। क्योंकि जो पोटेशियम है ना, ये मेम्ब्रेन पोटेंशियल को स्टेबलाइज करता होता है, रिपोलराइजेशन को कंट्रोल करता होता है। तो इसकी मैनेजमेंट बताई हुई है। सबसे पहले आपने कैल्शियम ग्लूकोनेट देने हैं, और हाइपरटोनिक 3% नॉर्मल सलाइन देना होता है। डोज क्या होती है, 10 ml ऑफ 10%, ठीक हो गया। 10 मिनट में इमीजिएट ऑनसेट होता है, बस ये रट्टा मार लेना। फिर आपने सेल के अंदर भेजना है, इंसुलिन दे दोगे या साल्ब्यूटामोल वेंटोलिन दे दोगे। डोज क्या है, 10 यूनिट IV देनी है, 25 to 40 ग्राम डेक्सट्रोज वगैरह ग्लूकोज, यानी 50% ग्लूकोज आपने देना होता है। क्लियर, बाकी वैल्यूज़ को छोड़ो। फिर इसके बाद बॉडी से बाहर निकालना है, लूप डायूरेटिक दे दोगे, सोडा बाइकार्बोनेट दे दोगे, या आप रेजिन्स दे दोगे, सोडियम पॉलीस्टाइरीन सल्फोनेट, और लास्ट में जो डेफिनेटिव है वो हीमोडायलिसिस होता है लास्ट में, ठीक हो गया। अब यहाँ पर ना हाइपरक्लीमिया और हाइपोक्लीमिया की कुछ चीज़ें लिखी हुई है। हाइपरक्लीमिया की वजह से क्या होता है, ब्रेडी एरिथमियास होती है, और हाइपोक्लीमिया की वजह से क्या होता है,
टैकीएरिथमियास होती है। अब जब पोटेशियम होता है ना, नॉर्मल नॉर्मल पोटेशियम होता है वो 3.5 से लेकर 5 तक होता है। मतलब अगर 3.5 से कम हो जाएगा पोटेशियम तो वो हाइपोकलीमिया, और अगर 5 से ज़्यादा हो जाएगा तो वो क्या होता है, हाइपरकलीमिया। 50 लिख दिया यहाँ पर, 5 लिखना चाहिए था। अब इनके कॉजेज वगैरह देख लेते हैं। ओके, एक बात रट्टा पा लेना, जो एल्डोस्टेरोन है ना, इसने पोटेशियम को एक्सक्रीट कराना बॉडी से। तो जब एल्डोस्टेरोन ज़्यादा होगा, ओके, तो वन सेकेंड क्या होगा, एल्डोस्टेरोन के ज़्यादा होने की वजह से क्या होगा, ओके, हाइपोकलीमिया हो जाएगा। लेकिन अगर एल्डोस्टेरोन कम है तो हाइपरकलीमिया हो जाएगा। इन शॉर्ट कि अगर कुशिंग सिंड्रोम है तो उसकी वजह से पोटेशियम कम हो जाएगा, और अगर एडिसन डिजीज है तो पोटेशियम आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा। ये वाला मैं आपको बता रहा था, ठीक हो गया। बाकी यहाँ पे लिखा है कि अगर डाइट में ज़्यादा ले रहे हो, पहले हाइपरकलीमिया के कॉजेज पढ़ लेते हैं। डाइट में ज़्यादा ले रहे हो या सेल से बाहर निकल रहा है, सेल से बाहर निकल रहा है इसका मतलब इंसुलिन की डेफिशिएंसी है, या फिर सेल टूट रहा है, हिमोलाइसिस हो रही है, टिश्यू की इंजरी है, ट्यूमर लाइसिस सिंड्रोम है, रेब्डोमायोलाइसिस है, या एसिडोसिस है जिसकी वजह से एक्सक्रीशन नहीं हो पा रही, या एल्डोस्टेरोन कम है एक्सक्रीशन नहीं हो पा रही, या सूडो हाइपरकलीमिया है कि जो ब्लड सैंपल लिया था उसकी लाइसिस हो गई है। ओके, अब हाइपोकलीमिया के क्या कॉजेज होते हैं। हाइपोकलीमिया इंटेक कम है, जीआईटी से लॉसेस हो रहा है, बर्न से या जीआईटी से, एक्स्ट्रा रीनल लॉसेज है लाइक रीनल ट्यूबुलर एसिडोसिस, टाइप 1 टाइप 2 बार्टर सिंड्रोम है, या सेल के अंदर पोटेशियम एंटर हो गया, इंसुलिन दे दिया है, बीटा एगोनिस्ट है, और अल्केलॉसिस है, या सूडो हाइपोकलीमिया जो कि ल्यूकोसाइटोसिस में देखने को मिलता है। एक बार रट्टा मार लेना, अगर किसी पेशेंट को हाइपरकलीमिया होता है, दोनों में पैरालिसिस होती है, लेकिन जो फ्लैसिड पैरालिसिस होती है वो हाइपरकलीमिया में होती है, और जो स्पास्टिक पैरालिसिस होती है मतलब मसल को अकड़ गया है कॉन्ट्रैक्शन से, वो हाइपोकलीमिया में होती है। ओके, बाकी हाइपोकलीमिया में कॉन्स्टिपेशन, ये आइलियस हो सकता है, टकीकार्डिया होगा, पॉलीयूरिया पॉलीडिप्सिया वगैरह हो सकता है। क्यों? क्योंकि ये एडीएच को इनहिबिट कर देता होता है। क्लियर, सही हो गया, ऑलमोस्ट ये हो जाएगा। ईसीजी भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है हाइपरकलीमिया की और हाइपोकलीमिया की। हाइपरकलीमिया के अंदर क्या होता है, हाइपरकलीमिया के अंदर जो पी वेव होती है बिल्कुल छोटी हो जाती है। ओके, ठीक हो गया। और इसमें क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स ब्रॉड होता है, मतलब ईसीजी अगर बात करूँ बहुत छोटी सी पी वेव होगी। ओके, इसके बाद ब्रॉड क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स होता है, ये ब्रॉड क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स होगा। टॉल 20 टी वेव आपको देखने को मिलती है। जो पीआर इंटरवल होता है ये भी प्रोलॉन्ग हो जाता है। ओके, और टोटल जो हार्ट रेट होता है वो कम हो जाता है। ब्रेडिकार्डिया आपको देखने को मिलता है, जबकि हाइपोक्लीमिया में टकीकार्डिया होता है। ओके, इस पे टी वेव छोटी हो जाती है, यू वेव आना शुरू हो जाती है, प्रोलॉन्ग पीआर इंटरवल दोनों में होता है। क्लियर, अब मैनेजमेंट के अंदर आ जाते हैं। हाइपरकलीमिया की मैनेजमेंट ऑलरेडी डिस्क्राइब कर चुका हूँ कि सबसे पहले आपने कार्डिक मेम्ब्रेन पोटेंशियल को स्टेबलाइज करना होता है कैल्शियम ग्लूकोनेट से। इसके अलावा पोटेशियम को सेल के अंदर भेजना होता है। कैसे भेजोगे आप, इंसुलिन, ग्लूकोज, ओके, बीटा एगोनिस्ट, सोडा बाइकार्बोनेट दे दोगे। बॉडी से बाहर निकालना है तो आप क्या करोगे, एस्टर इस्तेमाल करोगे, पॉलीथाइलिन एस्टर वगैरह। ओके, इसके अलावा यानी पॉलीस्ट्राइन सल्फोनेट वगैरह इस्तेमाल करोगे, लूप डायूरेटिक, हीमोडायलिसिस वगैरह कर लोगे। हाइपोक्लीमिया का क्या मैनेजमेंट होता है, हाइपोक्लीमिया में सबसे पहले अंडरलाइन कॉजेज को आपने ठीक करना होता है। डाइटरी मोडिफिकेशन करोगे, जो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स है, टोमेटोज है, सिट्रस फ्रूट, बनाना, इसमें काफ़ी ज़्यादा होता है। क्लियर, ठीक हो गया। अगर पोटेशियम 3 से ज़्यादा का एसिम्प्टोमेटिक है तो आपने ओरल सप्लीमेंट वगैरह देनी होती है। अगर ओरल बर्दाश्त नहीं कर सकता तो KCl देना है, 20 to 40 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर आपने देना होता है। अगर माइल्ड टू मॉडरेट सिम्प्टोमेटिक हाइपोक्लीमिया है तो आपने ओरल KCl वगैरह देना है, और अगर डेंजरस है तो आपने क्या देना, IV देना होता है ओरल के बजाय। ठीक हो गया, क्लियर। और बोलस कभी भी नहीं देना, क्योंकि बहुत जल्दी अगर आपने ठीक कर दिया ना, आहिस्ता आहिस्ता ठीक करना होता है। बहुत जल्दी अगर आपने ठीक कर दिया तो बंदा मर जाएगा। ओके, तो बड़ा हमने काफ़ी लंबा टाइम लगा दिया इस पर। अच्छा, मेलाटोनिन इन सिक्रेटेड बाय, तो जो मेलाटोनिन होता है वो पाइनियल ग्लैंड से बनता होता है। मेलाटोनिन एक वो हार्मोन है जो कि पाइनियल ग्लैंड से बनता होता है। इसकी जो सिक्रेशन होती है ना, सर्काडियन रिदम को फॉलो करती होती है। फॉर एग्जांपल, सुबह के वक्त काफ़ी ज़्यादा कम हो जाएगा और रात को काफ़ी ज़्यादा पीक पे आ जाएगा। स्लीप वेक साइकिल को कंट्रोल करता है। ब्लड प्रेशर, यानी इसके फंक्शन क्या है, नंबर 1 सर्काडियन रिदम को कंट्रोल करना, स्लीप वेक साइकिल को मेंटेन करना, नंबर 2 ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करना, नंबर 3 ये स्लीप को इंड्यूस करता होता है। डेट इज़ वाई हम इंसोम्निया में भी इसको इस्तेमाल करते होते हैं, लेकिन इतनी अच्छी ड्रग नहीं है एज़ कम्पेयर टू बेंजोडाइजेपिन। इसके बाद एक लेबरर है, उसको फीवर है, राइट साइडेड चेस्ट की मूवमेंट भी देखो, लेबरर है, फीवर है, राइट साइडेड चेस्ट की मूवमेंट है। फीवर का मतलब कोई इन्फ्लेमेशन है, कोई इन्फेक्शन वगैरह है। डल परकशन नॉट है,
ब्रोंकियल ब्रीदिंग है। ब्रोंकियल ब्रीदिंग 3C में होती है, कंसोलिडेशन, कैविटेशन, कोलैप्स। तो यहाँ पे मुझे कंसोलिडेशन लग रहा है क्योंकि डल परकशन नोट है, वोकल रेजोनेंस भी बढ़ी हुई है, दैट मींस कंसोलिडेशन है। ओके, तो डायग्नोस क्या है आपका? निमोनिया। ओके, क्योंकि निमोनिया में कंसोलिडेशन वगैरह देखने को मिलती होती है। निमोनिया क्या होता है? इन्फेक्शन ऑफ लंग होता है। निमोनिया डिफरेंट टाइप्स का होता है, टिपिकल, एटिपिकल। जो टिपिकल होता है वो स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाई की वजह से होता है। इसके अलावा हिमोफिलस इन्फ्लुएंजा, मोरिक्सिला कैटराइलिस, क्लेप्सिला की वजह से भी होता है। क्लियर? जो एटिपिकल निमोनिया होता है, एटिपिकल का मतलब ये होता है कि जो आप जो कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म है उसको आप आइसोलेट नहीं कर सकते या कल्चर नहीं कर सकते, इसको हम वाकिंग निमोनिया भी कहते हैं। मोस्ट कॉमन ल्यूजोनीला की वजह से होता है, वैसे बुक में माइकोप्लाज्मा भी लिखा हुआ है। ओके, ठीक हो गया। क्लैमिडिया, क्लैप्कोक्सीला की वजह से होता है। इसके अलावा वायरल कॉजेस भी आपको आ जाते होते हैं। ओके, अब यहाँ पे कुछ हाई यील्ड एसोसिएशन वगैरह पढ़ लेते हैं कि आपको कैसे पता लगेगा कि इसका कॉजेटिव एजेंट क्या है नमूनिया का। अगर नमूनिया के साथ न्यूट्रोपीनिया स्टीरॉइड है, मतलब पेशेंट इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड है, स्टीरॉइड यूज कर रहा है, डायबिटीज, HIV है, न्यूट्रोपीनिया है, तो आपने एस्परजिलस पे जाना होता है। ओके, ठीक हो गया। इन्वेजिव एस्परजिलोमा या एस्परजिलोसिस के अंदर, ठीक हो गया। अगर स्मोकर था या COPD है, COPD वाले पेशेंट में नमूनिया होता है तो आपने इन्फ्लुएंजा में जाना है। अगर यंग हेल्थी पेशेंट है और साथ में आपको लाइक कोई GB सिंड्रोम या कोई हिमोलिसिस अनीमिया या फिर कोल्ड एगुलूटिनिन ये दिया हुआ तो माइकोप्लाज्मा में जाना होता है। अगर हॉस्टल की हिस्ट्री है, हॉस्टल, होटल, एयर कंडीशनर, वाटर टैंक की हिस्ट्री है तो लीजियोनीला नीमोफिला में जाना होता है। अगर एड्स की हिस्ट्री है, CD4 काउंट 200 से कम है तो नीमोसिस्टर जीरोवकाई में जाना है। अगर अल्कोहलिक पेशेंट है, डायबिटीज मेलाइटिस वाला पेशेंट है, कुरेंट जेली स्पूटम है, रेड कुरेंट जेली स्पूटम है तो क्लेप्सिला में जाना है। रस्टी स्पूटम है, हिमोप्टोसिस है तो स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाई में जाना है। बर्ड का एक्सपोजर है तो क्लैमिडिया सिटिकाई में जाना होता है। क्लियर? ऑलमोस्ट ये हो जाएगी। अगर हॉस्पिटल अक्वाइड है तो आपने ई कुलाई में जाना है। अगर यानी जो ई कुलाई वाले ना हॉस्पिटल अक्वायर्ड होते हैं, फॉर एग्जांपल ICU या वेंटिलेटर एसोसिएटेड नमोनिया वाले, ठीक हो गया। बाकी सूडोमोनास मर्सा वगैरह लिखा हुआ है। अब नमोनिया में आपको हाई ग्रेड फीवर, कफ, स्पुटम देखने को मिलता है। बैक्टीरियल नमोनिया में पुरुलेंट स्पुटम होता है क्योंकि इन्फेक्शन करा देते हैं। प्लूराइटिक चेस्ट पेन होता है ड्यू टू प्लूरल इन्फ्लेमेशन, लुबान नमोनिया में देखने को मिलता है। बाकी टेकेपनिया वगैरह भी आपको देखने को मिलता है। और इसकी निमोनिया की सिविरिटी को देखने के लिए एक स्कोर यूज करते हैं, कर्व 65। सी से कन्फ्यूजन, यू से यूरिया का लेवल 7 मिलीमोल से ज़्यादा का हो, रेस्पिरेटरी रेट आई थिंक 24 या 20 से ज़्यादा हो, बी से ब्लड यूरिया, ओके, बी कर्व 65 है। ओके, बी से क्या हो? ओके, बी से ब्लड प्रेशर, ओके, 90-60 से कम हो जाए और 65 एज 65 से ऊपर हो जाए। ओके, अब यहाँ पे ना कुछ और ये आ गया कर्व 65। कन्फ्यूजन, यूरिया का 7 मिलीमोल से ज़्यादा का है, रेस्पिरेटरी रेट 30 से ज़्यादा का है और ब्लड प्रेशर 90-60 से कम हो गया, एज 65 से ऊपर है। अब मैं इसका बताता हूँ। अब कुछ इंपॉर्टेंट पढ़ लेते हैं। जो स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाई, इसमें रस्टी स्पुटम होता है, लुबान निमोनिया करवाता है, हाई ग्रेड फीवर, कफ, रस्टी स्पुटम होती है। माइकोप्लाज्मा निमोनिया एटिपिकल निमोनिया करवाता है, ड्राई कफ होती है, इंटरस्टिशियल इन्फिल्ट्रेट होती है, चेस्ट सोरनेस होती है। जो एटिपिकल निमोनिया ना, इसमें एटिपिकल फीचर्स होते हैं लाइक हेडेक, माइल्जिया, राइगर्स, ओके, बुलस मेनिंजाइटिस हो सकता है, एनीमिया हो सकता है, ओके, कोल्ड एग्लूटिनिन पॉजिटिव हो सकती है जो कि ऑटो इम्यून हिमोलिटिक एनीमिया को इंडिकेट करते हैं। ल्यूजोनीला के अंदर CNS और GIT की फाइंडिंग मिलती है। CNS में कन्फ्यूजन, हेडेक, लिथार्जी होती है। GIT में डायरिया होता है, रट्टामाला, डायरिया और हाइपोनेट्रीमिया, ये ल्यूजोनीला के साथ स्पेसिफिक होते हैं। और ल्यूजोनीला हॉस्टल में, होटल में, वाटर टैंक में, एयर कंडीशनिंग सिस्टम में, ओके, इन सब में देखने को मिलता है जहाँ पे वाटर सोर्सेज आ रहे हैं। बाकी सबसे पहले इन्वेस्टिगेशन आपने एक्सरे चेस्ट करानी होती है। अगर आपको लोबार कंसोलिडेशन देखने को मिले और पैरानिमोनिक इफ्यूजन तो आपने स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया में जाना है। इंटरस्टिशियल इन्फिल्ट्रेट हो तो एटिपिकल निमोनिया में जाना होता है। ओके, स्पुटम, आपने स्पुटम एग्जामिनेशन करनी है फॉर स्टेनिंग एंड सेंसिटिविटी है। और जो इन्वेस्टिगेशन और चॉइस होती है वो स्पुटम कल्चर होती है, ठीक हो गया। ओके, लेकिन जो एटिपिकल निमोनिया वो कल्चर पे पॉजिटिव नहीं होते, उनके लिए आपने ब्रोंकोस्कोपी, थ्रैकोसेंटेसिस, प्लूरल बायोप्सी, कल्चर वगैरह लेनी है प्लूरल फ्लूइड की। ओके, इसके अलावा जो मोस्ट स्पेसिफिक डायग्नोस्टिक टेस्ट है वो ओपन लंग बायोप्सी है कि कोई भी नहीं लेता होता। ओके, तो डायग्नोसिस ऑफ एटिपिकल निमोनिया अब यहाँ पे स्पेसिफिक आ रहे हैं। लाइक माइकोप्लाज्मा के लिए आपने एंटीबॉडी टाइटर करानी होती है, कोल्ड एग्लूटिनिन वाली, ठीक हो गया। लीजियोनेला के लिए आपने चारकोल, जीस एक्सट्रैक्ट, यूरिन एंटीजन टेस्ट वगैरह आपने कराना होता है। क्लियर? ऑलमोस्ट ही हो जाएगा। इसके अलावा अब इसके लिए नेक्स्ट स्कोर वगैरह यहाँ पे दिया हुआ है, कर्व 65 स्कोर है। ये निमोनिया की सिविरिटी को देखने के लिए इस्तेमाल होता है। ओके, सी से कन्फ्यूजन, यूरिया, रेस्पिरेटरी रेट और बी से ब्लड प्रेशर वगैरह आ जाएगा। ओके, ठीक हो गया।
ऑलमोस्ट ही हो जाएगा, बाकी हाइपोनाट्रेमिया, ल्यूकोपीनिया वगैरह हो जाएगा। ओके, अब वो यहाँ पे लिखा हुआ है कि अगर इन 5 में से अगर किसी पेशेंट को 3 या 3 से ज़्यादा किया है, तो आपने कौन-सा न लेबल करना है, सीवियर निमोनिया लेबल करना है। और सीवियर निमोनिया का जो होता है, वो आपने पेशेंट को एडमिट करना होता है, इन पेशेंट एडमिट करना होता है। और अगर उससे कम है लाइक 1 या 2 है, तो आपने ओपीडी मैनेजमेंट करनी होती है। 0 वाले को तो आपने होम मैनेजमेंट करनी होती है। क्लियर? हुँ। अब यहाँ पे मैनेजमेंट लिखी हुई है इसकी। ओके, ओपीडी मैनेजमेंट और इन पेशेंट मैनेजमेंट। अब ओपीडी में कैसे मैनेज करना होता है, जो फर्स्ट लाइन ड्रग होती है, ओके, एजिथ्रोमाइसिन आपने इस्तेमाल करनी है या क्लैरिथ्रोमाइसिन यानी मैक्रोलाइड्स आपने इस्तेमाल करनी होती है। ओके, और अल्टरनेटिव आपने लीवोफ्लॉक्सासिन और मोक्सीफ्लॉक्सासिन, बस रट्टा मार लो, मैक्रोलाइड्स और फ्लोरोक्विनोलोन्स ये आपने इस्तेमाल करनी है। एफएम आपने इस्तेमाल करना है, एफएम। अब एफएम में सबसे अच्छी कौन सी है, लीवोफ्लॉक्सासिन, मोक्सीफ्लॉक्सासिन, और वहाँ पर आपकी एजिथ्रोमाइसिन आ जाएगा। अगर पेशेंट इन पेशेंट है, एडमिट हो चुका है, इसमें आपने कॉम्बिनेशन हमेशा इस्तेमाल करने होते हैं। लाइक पहला कॉम्बिनेशन है ऑगमेंटिन और क्लैरिथ्रोमाइसिन का। दूसरा कॉम्बिनेशन है, देखो क्लैरिथ्रोमाइसिन हर एक में ऐड कर रहे हैं। ओके, बस ये सी चेंज हो रही है, लाइक कोमोक्सिक्लेव, सीफोटैक्सिम या सीफोरेक्सिम ये इस्तेमाल कर सकते होते हैं। अगर हॉस्पिटल एक्वायर्ड निमोनिया, अब हॉस्पिटल एक्वायर्ड निमोनिया ग्राम नेगेटिव से होता है, तो इसके लिए आपने क्या देने होते हैं, ग्राम नेगेटिव के लिए आपने क्या देने हैं, क्योंकि ये सूडोमोनास ई कुलाई मर्सा की वजह से होता है, तो कल्चर से पहले आपने सेप्टेजिडिन और इमीपेनिन देना होता है, या पिपार्सिलिन, डेजोबैक्टेम और मर्सा का कवर देना है वैनकोमाइसिन से। और जब कल्चर आ गया है, तो उसके हिसाब से आपने उसको मैनेज करना होता है। फॉर एग्जांपल अगर एच इन्फ्लुएंजा की वजह से है, तो आपने एच इन्फ्लुएंजा के लिए मैक्रोलाइड्स आपने इस्तेमाल करने होते हैं। ओके, लीजियोनीला की वजह से है, तो लीजियोनीला के लिए आपने रट्टा मार लो सीआर, क्लैरिथ्रोमाइसिन और रिफेम्पिन वगैरह आपने इस्तेमाल करना होता है। स्टाफिलोकोकस ऑरियस है, तो आपने वैनकोमाइसिन इस्तेमाल करना है मर्सा के केस में खास तौर पर। ठीक हो गया। इसके बाद गाउट की ट्रीटमेंट के लिए कौन सी ड्रग इस्तेमाल होती है, ओके, सॉरी, नॉट यूज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ गाउट। एलोपेरिनोल क्रॉनिक गाउट के लिए इस्तेमाल होती है, फिबुक्सोस्टैट क्रॉनिक गाउट के लिए इस्तेमाल होती है, नाप्रोक्सन एक्यूट गाउट में इस्तेमाल होती है, एस्पिरिन गाउट को एस्पिरिन एनसेड है, लेकिन एस्पिरिन आपने इस्तेमाल नहीं करनी क्योंकि गाउट को बढ़ा देती है। एस्पिरिन के अलावा दूसरी एनसेड आपने इस्तेमाल करने लाइक इंडोमेथसिन वगैरह। तो गाउट एक क्रिस्टल इंड्यूस्ड आर्थरोपैथी होती है, यूरिक एसिड का लेवल बढ़ जाता है, मोनोसोडियम यूरेट क्रिस्टल होते हैं, नेगेटिवली बायरफिरेंजेंट होते हैं। ओके, ठीक हो गया। क्रिस्टल नीडल शेप नेगेटिवली बायरफ्रेंजेंट होते हैं। फर्स्ट मेटाटार्सोफिलेंजियल जॉइंट और बिग टो का अफेक्ट करते होते हैं, जिसको पेटाग्रा कहते हैं। बाकी नीज एंकल को इन्वॉल्व कर सकते हैं और नाइट पेन कराते होते हैं, जॉइंट की स्वेलिंग करवा देते हैं। कॉजेज में है कि अगर आप ऐसी फूड्स जिसमें मीट काफ़ी ज़्यादा है, फॉर एग्जांपल प्यूरिन रिच फूड है, लाइक मीट प्रोडक्ट है, किडनी, लीवर, हार्ट ये वगैरह खाते हैं। ड्रग्स लाइक थायजाइड डायबिटिक। ओके, ये क्या हो गया, हैंग हो गया सारा। आई थिंक इस वीडियो में मुझे स्टॉप करनी पड़ेगी।